अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसके लाइब्रेरी लिसनिंग स्टोरी टाइम। हाय राम, क्या राजेंद्र तू इतनी सी उम्र के लिए संसार में आया था? फिर उसने दर्द भरे लहजे में कहा। हाय भगवान, तेरी दया हो जाए तो मैं अपना जीवन अपने बच्चे को देने को तैयार हूँ। तू मेरा जीवन छीन ले और मेरे राजेंद्र को मेरा जीवन दे दे। रानी फूलवती ने दर्द भरी लहजे में कहा और बांदियों की चीखें निकल गई थीं। वो सब अपनी ज़िंदगी से ही खौफज़दा थी, लेकिन रानी की दर्द भरी बात सुनकर अपना दुख भूल कर रानी को देखने लगी। उन सब की आंखों से आंसू रवां हो गए। मुल्ला जी छोड़ बैठे थे। कश्ती अब किसी दम की मेहमान थी और कभी कभी वो पूरी की पूरी घूम जाती थी। जिस वक्त वो घूमती तो बांदियाँ एक दूसरे पर गिर पड़ती, लेकिन अब बांदियों ने रानी फूलवती के गिर्द हल्का बना लिया था ताकि रानी फूलवती इधर उधर गिरने ना पाए। पानी की एक बहुत तेज़ लहर ने कश्ती को बहुत ऊंचा उठा लिया। मल्लाहों को यकीन हो गया कि इसके बाद कश्ती नीचे आएगी तो फौरी तौर पर या तो बीच में से टूट जाएगी या फिर डूब जाएगी। वो अपनी मौत का इंतज़ार करने लगे। न जाने क्या हुआ, कश्ती की रफ्तार एकदम कम हो गई। यूँ लगता था जैसे वो किसी चीज़ पर चढ़ गए हों। लहरों के जो हलकोरे कश्ती के नीचे महसूस होते थे यखलख थम गए, और वो लोग जो अब किसी भी लम्हे मौत के मुंतज़िर थे, इस अचानक सकूत और खामोशी पर इस अंदाज में साकित रह गए थे जैसे मुतवक्का हो कि अब ज़िंदगी का वो आखिरी लम्हा आ पहुंचा है जो उन्हें मौत की आगोश में पहुंचा देगा और वो ज़िंदा न बच सकेंगे। ये खामोशी और सकूत मौत की आमद के इस्तकबाल का सकूत था, लेकिन मौत के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता था। कब आएगी कोई इसकी निशानदेही नहीं कर सकता। कब आएगी कोई इसकी निशानदेही नहीं कर सकता। इन लोगों के साथ भी यही हुआ। जब वो ज़िंदगी की तरफ दौड़ रहे थे तो मौत उनका खौफनाक ताक़ुब कर रही थी, और जब वो मौत से शिकस्त खाकर उसके पहलू में जाने के लिए तैयार हो गए तो अचानक ज़िंदगी ने मौत के सामने फौलादी दीवारें बना दी। लेकिन ये यकीन करने में इन्हें काफ़ी दिक्कत पेश आई कि कश्ती खुश्की पर है। वो आंखें फाड़ फाड़ कर इस साहिल को देख रहे थे और ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर रहे थे कि ये कौन सी जगह है। बहरसूरत जगह कोई सी भी हो, लेकिन चंद साथ के बाद खुशी से उछल पड़े उस वक्त जब इन्हें यह यकीन हो गया कि दर हकीकत कोई वहमा नहीं है, बल्कि वो साहिल से आ लगे हैं और तेज़ रफ्तार दरिया इस साहिल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। रानी फूलवती भी आंखें बंद किए अपने बच्चे को सीने से पीछे बैठी हुई थी। इसे इस बात का शदीद दुख था कि वो अपने नौनिहाल की बहारें ना देख सकी और इस हादसे का शिकार हो गई। लेकिन जब इसे भी कुछ सकूत सा महसूस हुआ तो उसने आंखें खोल दी और मुल्ला को आवाज़ दी। ये क्या हुआ है? यह अचानक कश्ती का बहना कैसे बंद हो गया? उसने पूछा। बधाई हो महारानी जी, बधाई हो। भगवान ने हमारा जीवन बचा लिया है, मल्ला ने खुशी से कहा, और रानी फूलवती भी बच्चों के मानद खुश हो गई। सच? उसने तैयर भरे लहजे में पूछा। हाँ रानी जी, भगवान ने हमारी लाज रख ली, वरना हम तो मौत के बाद भी इस बात पर शर्मिंदा रहते कि रानी जी को हमारे हाथों तकलीफ़ पहुँची। अब फजूल बातों से परहेज़ करो, जल्दी से कश्ती से उतरो, मेरी तबीयत बिगड़ रही है, रानी फूलवती ने कहा, और उसके नज़दीक बैठी बांदियाँ चौंक पड़ी। सब के सब मौत के खौफ का शिकार थे और चंद साथ के लिए सब हिफ्ज़ व मरातिब भूल गए थे। बांदियाँ ये भूल गई थी कि वो रानी के साथ सफ़र कर रही हैं और उनकी ज़िम्मेदारी क्या है। मौत बड़ी खौफनाक चीज़ है और ज़िंदगी भर आदमी इक़्तिदार के पीछे दौड़ता रहता है, लेकिन जब मौत नज़दीक आ जाए तो सारे इक़्तिदार, सारे हिफ्ज़ व मरातिब समंदर में बह जाते हैं। बांदियों का भी इस वक्त यही हाल था, लेकिन जब इनकी ज़िंदगी की उम्मीद हो गई तो इन्हें यह ख्याल भी आया कि रानी फूलवती की खिदमत ही उनका जीवन है, और अगर उन्होंने रानी के लिए कुछ ना किया तो फिर जीवन में उनके लिए कांटे ही कांटे होंगे। चुनांचे बांदियों ने जल्दी जल्दी खुशकी पर कूद कर रानी को संभाला। रानी ने अपने बच्चे को सीने से जुदा ना किया। एक बांदी ने उसे लेने की कोशिश की तो रानी ने उसे मना कर दिया। नहीं, मैं इसे किसी के हवाले नहीं करूँगी। भगवान ने इसे दोबारा मेरे पास भेजा है, तुम मुझे ऐसे ही सहारा देकर उतार दो। बांदियों ने उसे सहारा देकर नीचे उतारा। मल्लाहों ने कश्ती को कुछ और ऊपर कर लिया था। ये तो बाद में देखने की बात थी कि ये कौन सी जगह है, कौन सा साहिल है। फिलवक्त तो इन्हें ज़िंदा बच जाने की बेहद खुशी थी। कश्ती को महफूज जगह लाने के बाद वो दूसरे कामों में मसरूफ़ हो गए। रानी बांदियों के साथ जा बैठी। वो अब तक सीने से अपने बच्चे को भींचे हुए आंखें बंद किए बैठी थी। बांदियों ने उसके गिर्द हल्का कायम कर लिया था। मल्ला इधर उधर देखते रहे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये कौन सी जगह है।
कश्ती तो दरिया के बीचों बीच बह रही थी। फिर ये साहिल अचानक कहाँ से आ गया, और साहिल भी ऐसा कि इतना ढलान था कि कश्ती इस पर बआसानी चढ़ गई थी, वरना दरिया के साहिल तो ना हमवार हो थे। वो रात की तारीकी में आगे बढ़े तो उनकी कदमों के नीचे हसीन सब्ज़ार आ गए। घास का ये मैदान दूर तक चला गया था। वो थोड़ी सी चढ़ाई थी, लेकिन इतनी नहीं कि वो किसी तकलीफ़ का शिकार हो जाते। फिर उन्होंने दरख्तों की कतारें देखी। दरख्त सरसब्ज शादाब थे। ये हसीन जगह इनकी समझ से बाहर थी। इससे पहले उन्होंने कभी इस हसीन जगह को नहीं देखा था। दरख्तों के सूखे हुए पत्ते और इस जगह की हालत से यूँ लगता था जैसे यहाँ कोई इंसानी वजूद नहीं है जो इस जगह को साफ़ सुथरा करता। लेकिन बहर सूरत ये अनोखी जगह उनकी समझ में बिल्कुल ना आई। काफ़ी दूर तक जाने के बाद भी जब इन्हें कोई अंदाज़ा नहीं हुआ तो वो वापस पलटकर रानी के पास चल पड़े और रानी फूलवती के पास पहुंच गए। रानी जी, क्या आप इस जगह को पहचानती हैं? उन्होंने पूछा। नहीं, क्यों, क्या बात है? हमारी तो समझ में नहीं आई कि ये कौन सी जगह है, मल्लाओं ने जवाब दिया। ओह, रानी फूलवती के होठ सिकुड़ गए और फिर वो बोली, कोई बात नहीं, अगर रात यहाँ बीत जाए तो हम यहाँ बिता लेंगे। सुबह को पता चल जाएगा ये कौन सी जगह है। तुम लोग चिंता मत करो, रानी फूलवती ने कहा। जो आ गया महारानी जी, फिर अब हमारे लिए क्या हुक्म है? तुम खुद समझते हो कि तुम्हें क्या करना चाहिए। यूँ करो कि अगर यहाँ खुश्क टहनियाँ मिलें तो इन्हें एक जगह इकट्ठा करके आग जला दो। मुमकिन है यहाँ ख़तरनाक जानवर भी हों। सारी रात हमें जागना होगा। हम इस समय तक नहीं सो सकेंगे जब तक कि हमें मालूम ना हो जाए ये कौन सी जगह है। आपने ठीक कहा महारानी जी। और फिर वो रानी की मर्ज़ी के मुताबिक काम करने लगे। सारी रात रानी ने वहीं बैठकर गुजार दी। जगह जगह अलाव रोशन कर दिए गए और मल्ला सारी रात अलाव में खुश्क लकड़ियाँ डालते रहे और मुख्तलिफ़ चीज़ें हाथों में लेकर पहरा देते रहे। अगर कहीं से कोई जंगली जानवर निकल आया तो इससे हिफाजत की जा सके, लेकिन यहाँ किसी जानवर का वजूद नहीं था। सारी रात गुजर गई और सुबह की रोशनी नमदार होने लगी। पिछली रात का वो खौफनाक सफ़र और फिर वो हादसा जिससे न जाने किस तरह जान बच गई थी, रानी के असाब पर बुरी तरह असरअंदाज हुआ था। वो बैठे बैठे थक गई थी, लेकिन उसके सीने से गोश्त का जो लोथड़ा चिमटा हुआ था वो उसकी ज़िंदगी में हरारत दौड़ा रहा था। और औलाद जब माँ के आगोश में हो तो माँ की आगोश कभी थकन महसूस नहीं करती, ख़ास तौर से उस वक्त जबकि बच्चा ख़तरे में हो। सुबह की रोशनी हुई तो मल्लाह दौड़कर दरिया से पानी ले आए और इस पानी से रानी ने मुंह हाथ धो लिया। बाल संवार के जब तैयार हुई तो बांदियाँ उसके आगे हाथ जोड़कर खड़ी हो गई। अब तो राजकुमार को हमें दे दीजिए महारानी, आप थक गई होंगी। अब तो कोई ख़तरा नहीं है। रानी फूलवती ने राजेंद्र कुमार को अपनी ख़ास खादमा की आगोश में दे दिया। फिर बोली, इसका ख्याल रखना। आप चिंता न करें महारानी, बांदी ने जवाब दिया और रानी इधर उधर देखने लगी। फिर उसका मुंह हैरत से खुल गया। ये पता नहीं कौन सी जगह है, इससे पहले तो हमने कभी ये जगह नहीं देखी। यूँ लगता है जैसे हम काफ़ी दूर निकल आए हों, रानी फूलवती ने कहा। हाँ रानी जी, एक बांदी ने जवाब दिया, लेकिन ये फासला इतना है कि कभी हमने इधर का रुख नहीं किया। एक दूसरी बांदी ने कहा। हाँ, हम काफ़ी दूर आ चुके हैं और मेरा भी यही ख्याल है कि दूर होने की वजह से हम इस रास्ते पर कभी नहीं आए, रानी फूलवती ने जवाब दिया। लेकिन अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा रानी जी, अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। रात की बात दूसरी थी, आप फिक्र ना करें। हम किसी न किसी तरह रास्ता तलाश कर लेंगे और इसके बाद अपनी मंजिल पर पहुंच जाएंगे। मल्लाओं ने रानी को यकीन दिलाया और रानी सर हिलाने लगी। लेकिन तुम लोग पता तो चलाओ, आखिर ये कौन सी जगह है? बस दिन की रोशनी फूट चुकी है, अब हम इस जगह के बारे में अंदाज़ा लगाने के लिए निकलते हैं, एक मल्ला ने जवाब दिया और रानी ने गर्दन हिला दी। मल्ला तो एक तरफ चले गए, लेकिन रानी को भी इस जगह के बारे में तजस्सुस था। चुनांचे वो अपनी बांदियों के साथ एक तरफ चल पड़ी। उसने जिस तरह का रुख किया वो चढ़ाई थी और इस चढ़ाई का अंदाज़ा रात की तारीकी में तो नहीं हो सका था, लेकिन जब दिन की रोशनी में इन्हें इस जगह के बीचों बीच दरख्तों में घिरी एक बोसीदा इमारत नज़र आई तो सब चौंक पड़े। ये इमारत बहुत बोसीदा थी और इस पर काई की तहें इतनी गहरी हो गई थी कि इमारत बिल्कुल सियाह और तारीक नज़र आ रही थी। टूटी हुई इमारत बेहद अजीब थी, लेकिन रानी के दिल में इस इमारत के बारे में कोई एहसास नहीं जागा। वो तजस्सुस के साथ इस इमारत की तरफ बढ़ गई। देखे तो सही ये कौन सी इमारत है, कौन सी जगह है, उसने अपनी बांदियों से कहा और बांदियाँ भी उसके पीछे हो लीं। और थोड़ी देर के बाद वो इमारत दरवाजे तक पहुंच गई।
बड़ी हसीन इमारत होगी किसी ज़माने में, लेकिन अब तो बिल्कुल बदनुमा लग रही थी। सारी इमारतें काई की लपेट में थी। जगह जगह जंग ने दीवारों को बुरी तरह खा लिया था। कई जगह से ईंटें गिर चुकी थी। मुमकिन है कभी दरिया का पानी यहाँ चढ़ आया, जिसके निशानात नज़र आ रहे हों, लेकिन ये बुसीदा इमारत बड़ी अजीब और पुरअसरार थी। रानी ने एक लम्हे के लिए झुरझुरी सी ली। इसे न जाने क्यों ये एहसास हुआ कि इस इमारत में दाखिल होना ठीक नहीं है। फिर दूसरे ही लम्हे उसने अपने जहन से यह ख्याल झटक दिया और इस खौफ पर तजस्सुस गालिब आ गया। इस इमारत को देखना चाहिए। आखिर ये है कौन सी इमारत और किसने बनवाई है? उसने सोचा और अपनी बांदियों के साथ इमारत में दाखिल हो गई। अंदर का माहौल बिल्कुल खामोश था। इमारत के बीचों बीच एक टूटी हुई समाधि नज़र आ रही थी। समाधि का ऊपरी हिस्सा टूटकर गिर चुका था, लेकिन निचला हिस्सा सलामत था। उसने इधर उधर देखा, गहरी सांस लेकर बोली, किसी की समाधि मालूम होती है? हाँ महारानी जी, लेकिन किसकी? इससे पहले हमने इस समाधि के बारे में नहीं सुना। वही बात आती है महारानी जी कि ये इलाका हमारी राजधानी से इतना दूर है कि हम कभी इस तरफ नहीं आ सके, बांदी ने जवाब दिया। लेकिन अनोखी जगह है, हमें तो बड़ी अजीब महसूस हो रही है, रानी फूलवती ने कहा। महारानी जी, आपको खौफ तो महसूस नहीं हो रहा? नहीं, हमारा तो ख्याल है, आइए यहाँ से चलिए, बांदियों ने कहा। क्यों? तुम लोग क्यों परेशान हो रही हो? रानी फूलवती ने पूछा। न जाने क्यों रानी जी, हमें एक अजीब सा एहसास हो रहा है। जैसे बांदी कोई सही जुमला अदा ना कर सकी और खामोश हो गई। रानी फूलवती हंस पड़ी थी। पगली है तू, छोड़। मनुष्य के जीवन की इंतहा तो यही होती है, फिर इससे क्या डरना? रानी ने कहा और फिर बांदियों से बोली, अच्छा तुम लोग ज़रा दूर हट जाओ, मैं कुछ देर सोना चाहती हूँ। सारी रात की जागी हुई हूँ, सख्त नींद आ रही है। राजकुमार को हमें दे दें रानी जी, बांदी ने कहा। नहीं, इसे मेरे साथ ही सोने दो, रानी फूलवती ने कहा और फिर अपने बच्चे को सीने से लगाई लेट गई। बांदियाँ दूर तक चली गई थी। रानी खामोशी से आंखें बंद करके लेट गई। अभी उसे लेटे हुए थोड़ी सी देर गुजरी थी कि दफतन उसे एक सरसराहट महसूस हुई और वो चौंक गई। उसने आंखें खोलकर देखा, लेकिन दूर दूर तक कोई नहीं था। रानी ने इसे अपनी समात का वहमा समझा। उसने फिर आंखें बंद की, लेकिन दफतन उसकी निगाहों में एक अजीब सा एहसास जागा। उसे यूं लगा जैसे उसकी पलकें जुड़ गई हों और अब ये पलकें खुल ना सकेंगी। उसने पलकें खोलने की कोशिश की, लेकिन कोशिश के बावजूद उसकी पलकें ना खुलीं और बंद आँखों में उसे दो आँखें नज़र आईं, दो हसीन आँखें। ऐसी हसीन आँखें जिनकी कशिश का वो तसव्वुर नहीं कर सकती थी। ये आँखें खौफनाक नहीं थीं, बड़ी सुंदर, बड़ी प्यारी आँखें थीं और बड़े प्यार से रानी को देख रही थी। रानी ने चौंक कर दोबारा पलकें खोलने की कोशिश की और इस बार उसकी आँखें खुल गई। वो हैरानी से चारों तरफ देखने लगी, लेकिन फिर दफतन उसकी निगाहें अपने बच्चे पर पड़ी। दूसरे ही लम्हे वो हैरत से उछल कर बैठ गई थी। बच्चे के कदमों में खूबसूरत फूलों के ढेर लगे हुए थे और ये फूल कुर्ब जवार में कहीं नज़र नहीं आ रहे थे। न जाने ये फूल कहाँ से आ गए थे। रानी फूलवती अपनी जगह खड़ी हो गई थी। वो ताज्जुब से अपने चारों तरफ देख रही थी। फूल राजकुमार के कदमों में महक रहे थे, जीते जागते ताज़ा फूल। किसी बांदी को क्या पड़ी थी कि वो सोते हुए राजकुमार के चरणों में फूल भेंट करे, और फिर कोई बांदी तो यहाँ आने की जुर्रत भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि रानी ने उन्हें मना कर दिया था। फिर ये फूल चंद लम्हों के लिए रानी के जहन में खौफ के साए रिंग गए। ये समाधि ना जाने किसकी है, कहीं कोई ऐसी वैसी बात ना हो जाए। उसने सोते हुए राजकुमार को देखा, जो बड़ी मस्त नींद सो रहा था, बिल्कुल पुरसकून। रानी को सुकून हुआ। वो दोबारा बैठ गई, लेकिन नींद अब उसके आंखों से कोसों दूर थी। वो फूलों के मोमे को हल करने में लगी हुई थी। आखिर ये फूल कहाँ से आए? फिर उसने सोचा, फूल तो अकीदत की, प्यार की निशानी होते हैं, इनसे कोई बुराई तो नहीं झलकती। सच कहा रानी जी। एक मधुर आवाज़ उसके कानों में उभरी और रानी फिर उछल पड़ी। कौन है? कौन है यहाँ? उसकी गगियाई हुई आवाज़ उभरी, लेकिन इस सवाल का से कोई जवाब नहीं मिला। मैं पूछती हूँ, यहाँ कौन है? वो फिर बोली और इसकी आवाज़ दूर दीवार से टकराकर वापस पलट आई। इसे कोई जवाब नहीं मिला था। है भगवान, मैं किस मुसीबत में पड़ गई हूँ? ये क्या नष्ट पड़ गया है मुझ पर? क्या करूँ? उसने खुद से कहा और गर्दन झुका ली। तुम परेशान क्यों हो फूलवती? वही आवाज़ फिर उभरी और फूलवती का झुका हुआ सर दोबारा उठ गया। तुम कौन हो? सामने क्यों नहीं आती? बोलो, तुम जो कोई भी हो, सामने आओ। फूलवती चीख कर बोली, लेकिन जवाब में वही पुरस्कार खामोशी छाई रही।
रानी के लिए अब यहाँ रुकना मुमकिन ना रहा था। बहरहाल औरत थी, कोई खौफनाक वाक़या पेश नहीं आया था, लेकिन ये पुरअसरार आवाज़ उसके लिए खौफ का बाइस बन गई थी। उसने राजेंद्र कुमार को उठाकर कंधे से लगाया और वहाँ से वापस पलटी। तभी उसके कानों में सिसकियाँ गूंज उठी। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुँचाया। ठहरो, कुछ देर ठहरो, आराम कर लो। अब मैं तुम्हें कोई कष्ट नहीं दूंगी। ठहर जाओ रानी फूलवती, थोड़ी देर तो ठहर जाओ। सिसकियों के साथ ये आवाज़ भी उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन वो ना रुकी। खौफ से उसके रोंगटे खड़े हो गए थे। अब इसे वीरान माहौल से वाकई खौफ महसूस होने लगा था। दूर से बांदियाँ नजर आई तो उसे कुछ ढारस हुई और उसकी रफ्तार तेज़ हो गई। फिर बांदियों ने उसे देख लिया और उसकी तरफ दौड़ पड़ी। वो भागती हुई उसके करीब पहुंच गई। आवाज़ दे ली होती, हमें बुला लिया होता रानी जी, बांदियाँ कहने लगी। आप सोई क्यों नहीं? कोई बात नहीं, बस नींद नहीं आई। जब नींद आई तो मैंने वहाँ रुकना बेकार समझा। फूलवती ने कहा। समाधि के करीब के वाक़यात को उसने दिल ही में रखा था। ये बांदियाँ थी बेखौफ लड़कियाँ, अगर उनसे बात का तस्करा कर दिया जाता तो वो खौफजदा हो जाती, इसलिए रानी इन बातों को गोल कर गई थी। ये मल्लाह नहीं आए अभी? हाँ, अभी नहीं आए रानी जी। देखो इन पापियों को, बाढ़ अगर कम हो गई हो तो यहाँ से चलें। क्या सारा दिन यहाँ लगा देंगे? बांदियाँ जाने लगी तो रानी चीख कर बोली, क्या सब चली जाओगी बेला? तुम मेरे पास रुक जाओ। मैं तो नहीं जा रही रानी जी। बेला, जो काफ़ी समझदार और रानी की ख़ास बांदी थी, रानी को बगौर देखती हुई बोली, बाकी लोग जाओ और मल्लाहों को जल्दी बुला कर लाओ। रानी ने हुक्म दिया और बेला के सिवा सारी बांदियाँ चली गईं। बेला ने जाते देख लिया था। फिर उसने रानी को देखते हुए कहा, एक बात कहूँ रानी जी? हाँ कहो, क्या बात है? आप समाधि के अंदर कुछ खौफजदा सी आई थी, क्या इस वीराने में डर महसूस हुआ था? नहीं बेला, तू जानती है मैं इतनी डरपोक नहीं हूँ। बस कुछ ऐसे ही वाक़यात पेश आए थे कि मैं वहाँ ना रुक सकी। वाक़यात? बेला ने हैरत से पूछा। हाँ, वाक़यात। वो क्या रानी जी? मैंने सोने के लिए आंखें बंद की तो मेरी निगाहों में दो आंखें खुप गईं। ऐसी सुंदर आंखें कि बस मन लुट कर रह जाए। न जाने वो किसकी आंखें थीं। ये बात यहाँ तक रहती तो ठीक था, लेकिन क्या महारानी जी? बेला ने बेचैनी से पूछा और फूलवती ने उसे फूलों के बारे में और फिर उसकी आवाज़ में के बारे में बताया और बेला शशद्रा रह गई। तब तो ये जगह बड़ी ख़तरनाक है। बकवास मत कर, मैंने ये सब तुझे इसलिए नहीं बताया है। ये समाधि जिसकी भी है और वो आवाज़ जिसकी भी थी, वो कोई बुरी रूह नहीं है, बस ये हमारे मन का डर है। मगर रानी जी, किस तरह ये मालूम हो कि ये समाधि किसकी है? ये बहुत पुरानी इमारत है, सदियाँ पुरानी। इससे पहले तो कभी इसके बारे में सुना भी नहीं। हाँ, दीवारों पर कैसी काई लगी हुई है, ये मालूम ज़रूर होना चाहिए कि ये समाधि किसकी है। यहाँ से निकलकर तो चलें रानी जी, भगवान करे कि अब नदी में बाढ़ ना हो। बाढ़ हुई भी तो रुक जाएगी, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, फूलवती ने कहा। बेला खौफज़दा निगाहों से समाधि की तरफ देख रही थी। उसे यूँ लग रहा था जैसे वहाँ कुछ साए रक्सा हों और उसके चेहरे से खौफ के आसार झलक रहे थे। लेकिन रानी उसके एहसास से बेखबर समाधि में खोई हुई थी। तभी बांदियाँ मुल्लाहों के साथ वापस आ गईं। मुल्ला मुतमईन और मसरूर थे, उनके होठों पर मुस्कुराहट थी। भगवान ने कृपा की है महारानी जी, बाढ़ टूट गई है, कश्ती को भी कोई नुकसान नहीं पहुंचा। तुम कहाँ जा मरे थे? रानी फूलवती ने कहा। कश्ती को देख रहे थे महारानी जी, कहीं टूट फूट तो नहीं हुई? आ गया हो तो चलें? हाँ चलो, रानी ने जवाब दिया और फिर आखिरी बार उसने समाधि की तरफ निगाह डाली। एकदम उसका दिल धक से होकर रह गया। समाधि की जगह पे एक हेवला सा नज़र आ रहा था, सफ़ेद साड़ी में लिपटा हुआ बदन जिसका चेहरा नुमाया ना हो रहा हो। फिर एक नाजुक कोमल हाथ फिज़ा में लहराया और फिर लहरें सी फैल गईं। हेवले की जगह समाधि नज़र आ रही थी। रानी एक ठंडी सांस लेकर पलट पड़ी। उसके जहन में अजीब अजीब ख्यालात आ रहे थे। न जाने क्यों उसे इस समाधि से एक अपनायत का एहसास हो रहा था। न जाने क्यों उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे समाधि उसकी भी है। वो इसके लिए अजनबी नहीं है, लेकिन कौन है वो? कौन है? मल्ला कश्ती तक पहुंच गए थे। उन्होंने एहतियात से रानी को कश्ती से में सवार कराया और कश्ती दरिया के मुखालिफ से लगी। रानी खामोश थी। देर तक ये खामोशी जारी रही। बांदिया रात के तूफ़ानी सफ़र के बाद अब वापसी के ख्याल से मसरूर नज़र आ रही थी। सजना कुमारी ने एक गीत शुरू कर दिया। उसकी आवाज़ बड़ी मनमोहनी थी, लेकिन उस वक्त जो गीत उसके होठों से फूटा उसने रानी को
परेशान कर दिया। ये गीत बुरहा का था। एक प्यासी अपने भाग्यों को रो रही थी। बुरहा के इन सया रातों की दहाई दे रही थी जो उसके मुकद्दर की तरह तारीख थी। न जाने कैसे और कहाँ से दो आंसू फूलवती के गालों पर लुढ़क आए। दूसरी बांदियाँ भी मुतासिर नजर आने लगी। फिर गीत ख़त्म हो गया और एक लम्हे तक सहर तारी हो गया। फिर इस शहर से आज़ाद होकर रानी ने सजना कुमारी की तरफ देखा। इस समय ये गीत गाने की क्या ज़रूरत थी सजना? और सजना कुमारी चौंक कर उसे देखने लगी। मुझसे कुछ कहा रानी जी? उसने हैरत से पूछा। हाँ, मैं पूछ रही थी इस समय तुझे ये गीत क्यों याद आया? रानी ने कहा। और सजना कुमारी पागलों की तरह एक एक को देखने लगी। उसकी आंखों में हैरत के आसार थे। महारानी जी क्या कह रही हैं बेला? गीत के बारे में पूछ रही हैं तुझसे, बेला ने जवाब दिया। कौन से गीत के बारे में? जो तू गा रही थी। मैं? तो और क्या मैं? मगर भगवान की सौगंध मैं तो बिल्कुल खामोश हूँ, सजना ने कहा और रानी चौंक कर उसे देखने लगी। भगवान की झूठी सौगंध खा रही है, रानी फूलवती ने उसे घूरते हुए कहा। महारानी की चरणों की कसम, मैंने कोई गीत नहीं गाया। मैं तो देर तक नदी की लहरों को देख रही थी। सजना कुमारी पागल हो गई है। बांदियाँ हंसने लगी, लेकिन सजना कुमारी इसी तरह परेशानी से एक एक की सूरत देखती रही। उसके जहन के किसी गोशे में कोई गीत नहीं था। तूने गीत नहीं गाया? माता की सौगंध, मैंने कोई गीत नहीं गाया। मैंने तो आवाज़ भी नहीं निकाली है। बांदियाँ फिर हंसने लगी, लेकिन रानी फूलवती ने अब गुस्से का इजहार नहीं किया था। वो फिर समाधि में खो गई थी। जो पुरस्कार वाक़यात उसे पेश आए थे वही इतने हैरत अंगेज़ थे कि क्या कहा जा सकता है। बांदी सजना भी इन्हीं वाक़यात के ज़ेर असर हो। बांदियाँ चेहले करती रही थी, लेकिन रानी फूलवती ने अब इस सिलसिले में कोई मुदाखलत नहीं की। सफ़र काफ़ी तवील हो गया था। मल्लाह पूरी कुव्वत से कश्ती चला रहे थे, लेकिन अभी तक इन्हें कोई जाना पहचाना रास्ता नज़र नहीं आया था। क्या हम ठीक रास्ते पर चल रहे हैं? सूरज ढलने ढले रानी फूलवती ने पूछा। हाँ रानी जी, लेकिन अभी तक हम पहुँचे क्यों नहीं? बाढ़ में बहकर हम काफ़ी दूर निकल आए हैं, तो फिर कब तक पहुँचेंगे? शायद रात तक, मल्लाहों ने जवाब दिया और रानी गहरी सांस लेकर खामोश हो गई। सूरज छुपा ही था कि दूर से बहुत सी कश्तियाँ नजर आईं जो इसी तरफ आ रही थीं, और मल्लाह चीख पड़े। वो ज़ोर ज़ोर से हाथ हिला रहे थे और कश्तियाँ उनके करीब आती जा रही थीं। राजा चंद्र प्रकाश एक बड़ी कश्ती में सवार था और बहुत परेशान नजर आ रहा था। थोड़ी देर के बाद कश्तियाँ उस कश्ती के नज़दीक पहुंच गईं। बांदियाँ दूसरी कश्तियों में मुंतकिल हो गई और रानी फूलवती उस कश्ती पर जिस पर राजा चंद्र प्रकाश सवार था। चंद्र प्रकाश ने बेचैनी से रानी को सहारा दिया था। उसने अपने बच्चे को गोद में ले लिया था। तुम ठीक तो हो फूलवती? उसने पूछा। हाँ, भगवान की कृपा है। क्या हुआ था? कहाँ रह गई थी? कहाँ चली गई थी? राजा चंद्र प्रकाश ने पूछा। बैठो तो सही महाराज, थोड़ा सा सुकून ले लो। बड़ा कष्ट उठाना पड़ा, रानी फूलवती ने कहा। मुझे अफसोस है, मगर हुआ क्या था? राजा चंद्र प्रकाश बोला और रानी को लिए हुए कश्ती के उस हिस्से की जानिब बढ़ गया जहाँ बैठने की जगह बनी हुई थी। रानी फूलवती बैठ गई। बैठने के बाद वो गहरी गहरी सांस लेने लगी। राजेंद्र को राजा चंद्र प्रकाश ने गोद में ले रखा था। रानी के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट फैली हुई थी। उसे देखकर खुशी हुई थी कि राजा चंद्र प्रकाश उसकी तरफ पूरी तरह मुतवज्जा ना सही, अपने बेटे से तो प्रेम करता है। यही बात उसके होठों पर मुस्कुराहट बन गई थी। चंद्र प्रकाश अब भी परेशान निगाहों से उसे देख रहा था। हाँ बताओ तो सही, रात कहाँ बिताई? चंद्र प्रकाश ने फिर पूछा। एक अजीब जगह महाराज, रानी ने कहा। कौन सी जगह? मैं तो यही जानना चाहता हूँ। हम महाराज लाल चंद के पास से वापस लौटे तो दरिया पर पुरसकून था, लेकिन जब कश्ती आगे बढ़ी तो दरिया में बाढ़ आना शुरू हो गई। न जाने कहाँ से बेपनाह पानी आना शुरू हो गया था। मल्लाह ने कश्ती को मुखालिफ सिमत खींचने की कोशिश की, लेकिन वो अपनी कोशिशों में कामयाब ना हो सके और फिर कश्ती का सफ़र शुरू हो गया। और फिर ये सफ़र ऐसी जगह जाकर ख़त्म हो गया जहाँ जीवन की कोई आस ना रही थी। कश्ती तिनके की तरह दरिया में डोल रही थी, लेकिन फिर वो एक ऐसी जगह पहुंच गई जिसके बारे में महाराज मैं कुछ नहीं जानती। हालांकि मुझे अपने देश के अतराफ़ के बारे में सारी मालूमात हासिल हैं। कौन सी जगह थी वो? राजा चंद्र प्रकाश ने पूछा। बस महाराज, दरिया के बीचों बीच कोई जगह थी जहाँ खूबसूरत जंगल फैले हुए हैं और उसके दरमियान एक छोटी सी इमारत है, और ये इमारत किसी की समाधि की हैसियत रखती है। कोई समाधि सदियों पुरानी लगती है, न जाने किसकी समाधि है, बिल्कुल टूट फूट चुकी है, रानी फूलवती ने कहा। अच्छा, राजा
चंद्र प्रकाश ने ताज्जुब से कहा। महाराज, और हमने रात इसी समाधि में बिताई। ओह, भगवान का शुक्र है कि तुम लोग बच गए। जब तुम काफ़ी देर तक ना पहुँचे तो लोगों ने मुझे इत्तला दी। मैं हैरान रह गया क्योंकि ये तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि तुम्हें लाल चंद ने रोक लिया होगा। फिर मैंने दरिया के किनारे आदमी दौड़ाए तो मुझे पता चला कि दरिया में बाढ़ आई हुई है और मैं और ज़्यादा परेशान हो गया। रात ही से बहुत सी कश्तियाँ तुम्हें तलाश करती फिर रही हैं और सुबह होते ही मैं बजरा लेकर चल पड़ा और तुम मुझे मिल गई। भगवान का शुक्र है कि तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं पहुंची। हाँ, भगवान का शुक्र है, रानी फूलवती ने जवाब दिया। महल में पहुंचकर पुरसकून थी, लेकिन वो आँखें अब भी उसके जहन में गर्दिश किया करती थी। न जाने कैसी आँखें थी, न जाने किसकी आँखें थी। कोई बात उसकी समझ में नहीं आती थी। फिर उसने इस सिलसिले में राजा ही से बात करने का फैसला किया। राजेंद्र कुमार महल में पहुंच चुका था, इसलिए राजा बेफिक्र हो गया था। उसकी फितरत में परवाही और अयाशी बसी हुई थी। नत नई सुंदर नारियां उसकी ख्वाबगाह में नज़र आती थीं और इन्हें लाने वाले इनाम पाते थे। चुनाचे रानी फूलवती की औरत की हैसियत से तो कोई अहमियत ही ना थी, लेकिन बहसूरत राजेंद्र कुमार की माँ होने की हैसियत से उसकी इतनी अहमियत ज़रूर हो गई थी कि अगर वो किसी वक्त राजा को बुलाती तो वो आ जाता था। क्या बात है श्रीमती जी, कैसे याद कर लिया चंद्र प्रकाश को? वो प्यार भरे लहजे में बोला। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ महाराज कि कम अज़ कम याद करने से आप चले तो आए। क्यों नहीं, हमारी पत्नी जो हो, हमारे बेटे की माँ। हाँ, जब तक बेटे की माँ हूँ इज़्ज़त और हैसियत है। अगर आपकी किसी और रानी के यहाँ बेटा हो जाएगा तो हमारी ये इज़्ज़त कहाँ बाकी रहेगी? रानी फूलवती ने कहा। नहीं, ये बात नहीं है फूलवती, तुम होने वाले राजा की माँ हो, इसलिए तुम्हारी इज़्ज़त और हैसियत तो खुद ब खुद ही बन गई। चंद्र प्रकाश ने कहा और रानी फूलवती का सीना खुशी से फूल उठा। ये बात उसके लिए बड़ी खुशी का बाइस थी कि चंद्र प्रकाश आने वाले समय में राजेंद्र को राजा बनाएगा। तब राजा ने कहा, लेकिन तुमने मुझे क्यों बुलाया था? एक बात मालूम करनी थी महाराज। हाँ, कहो। बताइए, आपने उस जगह के बारे में कुछ मालूम किया जिसका मैंने जिक्र किया था आपसे? कौन सी जगह? राजा चंद्र प्रकाश ने ताज्जुब से पूछा। मैंने बताया था ना, भूल गए होंगे। फूलवती ने नाज से कहा। हाँ रानी, तुम जानती हो राजपाट के कामों में फंसकर इतना समय कहाँ मिलता है। राज के कामों में फंसकर रानी तन से बोली। तो और क्या, यह हसीन और सुंदर नारियों की स्याह जुल्फ़ों के जाल में फंसकर समय नहीं मिलता, रानी ने कहा। रानी फूलवती जी, ये राजाओं की शान होती है। बहरहाल छोड़ो इन बातों को। कौन सी जगह की बात कर रही हो? उस पुरानी समाधि की। ओह, जहाँ तुमने रात बिताई है। मैं क्या कहूँ रानी, राज के कामों में फंसकर भूल गया, लेकिन तुम्हारे मन में अभी तक इसका ख्याल है। हाँ, रानी अजीब से लहजे में बोली। आखिर क्यों? इसलिए कि वह अनोखी जगह थी, इसलिए कि मैंने वहाँ बड़ी अनोखी बातें देखी थी। कैसी अनोखी बातें? महाराज, मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो किसकी समाधि है, किसने बनवाई थी। मैंने 2 आँखें देखी थी जिन्होंने राजेंद्र कुमार के चरणों में फूल डाले थे। सजना कुमारी ने एक गीत गाया था। ओह, इसलिए तुम्हें उसकी खोज है? हाँ महाराज। तो रानी जी सुनो, तुम औरत हो और औरतें ऐसी वहम का शिकार हो ही जाती हैं। बहरहाल तुम चिंता मत करो, मैं आज ही लोगों को इस तरफ रवाना किए देता हूँ। वो उस जगह की तलाश करेंगे और मालूमात भी कराएंगे। आपकी कृपा होगी महाराज। इसमें कृपा की क्या बात है? अगर तुम ही इन लोगों को हुक्म दे देती तो वो इनकार थोड़ी कर सकते थे। मजाल है किसी की जो रानी जी का हुक्म की तकमील ना करते। तो आप लोगों को वहाँ भेजेंगे। हाँ, राजा ने जवाब दिया और महारानी फूलवती मुतमईन हो गई। राजा ने सचमुच अहकामात जारी कर दिए थे, लेकिन कोई नतीजा ना निकला। लोग इस इमारत तक पहुँच गए, लेकिन उसकी तारीख ना बता सके। राजा का हुक्म था कि इसके बारे में मालूम किया जाए, इसलिए काफ़ी ज़ोरदार तहकीकात हुई, लेकिन 3 बड़े पुराने लोगों ने भी यही बताया कि उन्हें इस समाधि को बचपन से इसी सूरत में देखा है। उनके पुरखों ने भी यही बताया है, लेकिन कोई इसके बारे में इससे ज़्यादा नहीं जानता। राजा ने यह बात रानी को बता दी। रानी के जहन से ये बात ना मिटी और हस्बे मामूल जब महीने के पहले चांद को वो लाल चंद के पास पहुंची तो उसके मन में वही बात थी। तन्हाई में वो गुरु से मिली तो उसने वही बात दोहराई। पिछली बार तो हम मौत के मुंह से बचे थे महाराज। ओह, कैसे? गुरुजी चौंक पड़े और फूलवती ने पूरी बात उसे बता दी। गुरुजी सोच में डूब गए थे।